के स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन जब सोलोमन अपने बेटे को स्कूल से लेने गया, तभी अचानक बंदूकधारी विद्रोहियों रिबल्स का एक दल आ गया। ये लोग बेहद क्रूर और निर्दयी थे। गांव में घुसते ही उन्होंने बच्चों समेत आम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब ये लोग मारते थे तब भी उनकी आंखें नहीं झपकती थी, जैसे इंसानियत बची ही नहीं थी। उस भगदड़ में सोलोमन ने अपनी पत्नी और बच्चों को भागने में मदद की, लेकिन उसे खुद पकड़ लिया गया। शुरू में तो उन्होंने कहा कि उसका हाथ काट दिया जाएगा, लेकिन फिर देखा कि वह ताकतवर और मजबूत है, इसलिए उन्होंने उसे हीरे की खान में मजदूरी करने के लिए भेज दिया। यहीं से कहानी की शुरुआत वाली घटना शुरू हुई थी। दूसरी ओर पैसे बदलने के बाद डैनी एक बार बार में खाना गया, लेकिन उसका मकसद मजे करना नहीं था, बल्कि बार के मालिक से मिलकर एक पिस्तौल मंगवाना था। इसी दौरान उसकी नजर मैटी नाम की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। शुरू में डैनी का इरादा सिर्फ एक रात गुजारने का था, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद डैनी को पता चला कि मैटी एक रिपोर्टर है, और उसने तुरंत यह भी समझ लिया कि डैनी हीरों की तस्करी करता है। डैनी को पत्रकारों से नफरत थी, लेकिन मैटी पीछे ही पड़ गई। वह चाहती थी कि डैनी उसे ब्लड डायमंड, रक्त हीरों के कारोबार और उसके सबसे बड़े तस्कर के बारे में जानकारी दे। हालांकि डैनी को खूबसूरत औरतें पसंद थीं, फिर भी वह किसी अजनबी रिपोर्टर को कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं था। जब डैनी होटल लौटा और देखा कि उसका कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था, तो उसे समझ में आ गया कि उसके ही किसी साथी ने गुलाबी हीरे की खबर कर्नल कटसी को लीक कर दी थी। डैनी जानता था कि इस खूंखार जमीन पर भरोसे की कोई कीमत नहीं, फिर भी वह गुस्से से भर गया। उसी वक्त वो आदमी भी सामने आ गया जो डैनी के कमरे में घुसा था। बाहर से दोनों सामान्य बातचीत करते दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के इरादे अलग थे। डैनी ने तय कर लिया कि अब वह खुद जाकर कर्नल से सीधे बात करेगा, और उसने गुस्से में उस आदमी के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। थोड़ी ही देर बाद डैनी को कर्नल के बंगले पर चाय पर बुलाया गया। कटसी, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा भाड़े का नेता था, हीरों की तस्करी करता था और सरकार की ओर से बागियों को दबाने का काम भी करता था, यानी वो जंग से ही अमीर बन गया था। ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ पैसे से मतलब रखता था और सबको नीचा समझता था, एक दुर्लभ गुलाबी हीरा कैसे छोड़ा जा सकता था। इसलिए उसने डैनी को साफ साफ आदेश दिया, वो हीरा लेकर आओ, अगर लाओगे तो तुम्हारा पुराना सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कर्नल जानता था कि डैनी अब अफ्रीका छोड़ना चाहता है। उसने जमीन से लाल मिट्टी उठाकर कहा, यही तुम्हारा घर है, तुम अफ्रीका कभी नहीं छोड़ सकते। डैनी, जो बचपन से कर्नल के साथ रहा था, उसकी क्रूरता और चालाकी को जानता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और सोलोमन से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस समय सोलोमन अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह बार बार यही कहता कि उसने कभी कोई गुलाबी हीरा देखा ही नहीं। इसलिए डैनी को अब समय खींचने की तरकीबें अपनानी पड़ी। शाम को डैनी फिर से बार में गया। बार मालिक ने उसे वो पिस्तौल दे दी जो उसने मंगवाई थी, और साथ ही एक चौंकाने वाली खबर दी, बागी कल यहाँ हमला करेंगे, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। उसी समय डैनी की फिर से मैटी से मुलाकात हो गई। पिछली बार दोनों झगड़कर अलग हुए थे, लेकिन इस बार वे ऐसे मिले जैसे प्यार में बिछड़े प्रेमी हों। बस फर्क इतना था, डैनी सिर्फ जिस्म की चाहत में था और मैटी सिर्फ तस्करी की जानकारी चाहती थी। हालांकि माहौल बहुत उलझा हुआ था, फिर भी मैटी और डैनी में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। मैटी ने गुस्से में आकर सीधा हमला किया और कहा कि वह ऐसे लोगों को बहुत देख चुकी है जो पैसों के लिए इंसानों की जान की कोई कदर नहीं करते। डैनी को भी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन जब वह बार में शराब पीने गया तो मैटी ने उसका पीछा किया और उसे जाने नहीं दिया। इस बार डैनी भी चुप नहीं रहा और बोला, तुम खुद को बहुत महान समझती हो, सोचती हो कि तुम अफ्रीका को बदल दोगी, असल में तुम भी ब्लड डायमंड के धंधे का हिस्सा हो। अगर अमेरिका की लड़कियां परी कथा जैसी शादी और चमचमाता हीरा न चाहती तो ये हीरे इतने कीमती न होते और कोई इन्हें तस्करी से लाने की कोशिश न करता। मैटी ने जवाब दिया, हर अमेरिकी लड़की सपनों की शादी नहीं चाहती, जैसे हर अफ्रीकी इंसान हिंसा और खून खराबा नहीं करता। हर दिन बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, पर वो तुम में से कोई नहीं। दोनों का फिर से झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। अगले दिन बागियों ने सचमुच शहर पर हमला कर दिया। हर तरफ